कि आखिर बीपीएससी तैयारी 4.0 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। आज 27 तारीख है और आज अभ्यर्थी बड़ा कैंपेन चला रहे, रिलीज बीपीएससी तैयारी 4.0 नोटिफिकेशन। ऐसे में एक सवाल मेरे मन में अभी ये भी आया कि क्या अभ्यर्थियों के हित में आप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और अभ्यर्थियों को जीत कि आप कह रहे हैं कि कहीं लटक ना जाए बीपीएससी तैयारी 4.0, इसी बात का तो डर सरकार जानबूझ के टाल रही है। समझ में ये नहीं आ रहा है संदीप जी कि आखिर क्या माजरा है, नोटिफिकेशन क्यों अटका हुआ है। जब अधियाचना दे दिया है शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को, तब पेच कहां पर। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि बिहार में अब नई सरकार का गठन हो चुका है और बिहार के मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी हैं। उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अब भी अभ्यर्थी काफी परेशान हैं, अब भी शिक्षक काफी परेशान हैं। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभ्यर्थियों को बीपीएससी तैयारी 4.0 का नोटिफिकेशन कब आएगा, ये सवाल काफी परेशान कर रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अब भी काफी खौफ में है और काफी बेचैन है। तो अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को राहत कब मिलेगी। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत माले विधायक संदीप सौरभ जी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले जी, और बहुत बहुत बधाई आपको, आपके नए चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आप हमेशा मुखर रहते हैं, चाहे वो अभ्यर्थियों का मुद्दा हो या शिक्षकों का मुद्दा हो, बड़ा सवाल है कि आखिर बीपीएससी तैयारी 4.0 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। आज 27 तारीख है और आज अभ्यर्थी बड़ा कैंपेन चला रहे, रिलीज बीपीएससी तैयारी 4.0 नोटिफिकेशन। देखिए, सरकार जो है वो अभ्यर्थियों को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, बिहार में जो सरकारी विद्यालयों की स्थिति है, इसे लेकर के कहीं से भी गंभीर नहीं है। टीआरई 3 जब खत्म हुआ तो सरकार ने घोषणा किया था कि चुनाव से ठीक पहले हम टीआरई 4 की बहाली कर लेंगे। लोगों को भी लगा, हम लोग को भी लगा कि चलिए चुनाव का समय है, चुनाव से पहले सरकार कर लेगी। तो सरकार ने अनाउंस कर दिया। अब चुनाव तो खत्म हुए 6 महीने लगभग हो गए और 6 महीने में इतनी बार सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि करेंगे करेंगे। कभी सीट को लेकर के मामला चल रहा था, बीपीएससी ने कहा कि हमको, सरकार ने अभी शिक्षा विभाग ने अधियाचना भेजी ही नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार जानबूझ कर इसको टाल रही है। सरकार जानबूझ के टाल रही है। और जैसे बीपीएससी की पहले की परीक्षाओं में हुआ, कहीं ना कहीं से कोई गुंजाइश निकाली जाती है कि जहां पे कुछ गड़बड़ी की जा सके, कुछ धांधली की जा सके। टीआरई 4 को लेकर के भी हम लोग चिंतित इसलिए हैं क्योंकि पहली बार सरकार ने माना था कि हम डोमिसाइल लागू करके करेंगे ये बहाली को। अब डोमिसाइल पे ये क्लियर कुछ जवाब दे नहीं रहे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका विज्ञापन सरकार जारी करे। और जो लंबे समय से छात्र इंतजार कर रहे हैं, आप समझिए कोई छात्र पटना में रह करके इंतजार कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो हर महीने खर्च कर रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, ऑप्शंस घटते जा रहे हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ सरकार बंद करे और इमीडिएट इसकी घोषणा करे और एक पूरा कैलेंडर जारी कर दे कि आप कब बीपीएससी का कौन सी परीक्षा लेंगे, टीआरई 4 का, और कब तक ज्वाइनिंग करवा देंगे। ये पूरा शेड्यूल एक सरकार जारी करे, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है संदीप जी कि आखिर क्या माजरा है, नोटिफिकेशन क्यों अटका हुआ है। जब अधियाचना दे दिया है शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को, तब पेच कहां पर फंसा है। अब क्यों अटका हुआ है तो सरकार जवाब देगी। लेकिन हमें जो लगता है, जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में इस सरकार ने पैसे बांटे, पैसे लुटाएं, पैसे उड़ाएं, तीनों चीजें की। पैसे बांटे, पैसे लुटाएं, पैसे उड़ाएं, हाँ, सब चीज किया गया। पैसे उड़ाएं मतलब सरकारी तामझाम में जितने खर्च किए गए थे चुनाव से पहले, आप समझिए कि जीविका के माध्यम से पैसे नीचे तक भेजे जाते थे और जीविका की बैठक करा करके सरकार का प्रचार होता था। पेमेंट सबका बढ़ाया गया, चलिए वो ठीक भी है, लेकिन वो चुनाव के समय ही आपको याद आया। तो एक साथ चुनाव से ठीक पहले आपने सब चीज कर दिया। अब आप कहिएगा कि खजाना भी खाली हो गया है। खाली है खजाना, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये सरकार के जितने विभाग हैं, भले ही मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम अभी सदन में बोल दिए कि नहीं हमारे पास पैसा है, कोई खजाना खाली। विजेंद्र यादव जी ने बोला कि खूब पैसा है, पैसा है।
अब आप कोई भी विभाग उठा करके देखिए, बिहार के किसी जिले में कोई भी काम चल रहा हो, चाहे भवन निर्माण का काम चल रहा हो भवन निर्माण विभाग की तरफ से, ग्रामीण कार्य विभाग से सड़कों का निर्माण चल रहा हो, आरसीडी का काम चल रहा हो पथ निर्माण विभाग का, किसी विभाग में कोई पैसा नहीं है। जो काम जहां चल रहा था सब काम ठप, तिजोरी खाली, और इतने ज्यादा क्राइसिस में बिहार को धकेल दिया है सरकार ने। अब आप समझिए कि एक बार बिहार के जो मंत्री हैं सदन में, उन्होंने कहा कि 131 रोड हम फिर से आप लोग को दे रहे हैं। विधायकों को कहा, तालियां बटोरी। अब सुनने में आ रहा है कि वो 131 रोड, जिसमें पालीगंज का भी एक महत्वपूर्ण सड़क उसमें थी, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, वो हमारे पास चूंकि अब पैसा नहीं है, तो जो रोड स्वीकृत था, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति हुई थी, जिसका टेंडर हो गया था, उसको ही लोग विड्रॉ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो ये तो बिहार की स्थिति बना दी गई है। इतने बड़े पैमाने पर पैसे की लूट है। अभी सीएजी ने कहा 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब बिहार सरकार नहीं दे रही है, तो 70,000 करोड़ वहां पे, तो ये सब मिलाकर के सरकार जो है वो पूरी तरीके से बिहार को कंगाल कर चुकी है। और हमारे ख्याल से ये इसीलिए अभी चाह रहे हैं कि बहाली को टालते रहें, ताकि इनको नजदीक समय में टीचर को पेमेंट देने से, यानी कि आप कह रहे हैं कि कहीं लटक ना जाए बीपीएससी टीआरई 4.0, इसी बात का तो डर अभ्यर्थियों को। यही तो हमें भी लग रहा है कि ये एक बड़ा कारण हो सकता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं था। आप इतनी बार सदन के अंदर घोषणा कर चुके हैं, अखबारों में आप विज्ञापन दे दिए, ट्विटर हैंडल आप निकाल करके देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, शिक्षा मंत्री जी का भी, ये लोग ट्विटर से इतनी बार प्रचार कर चुके हैं कि हम टीआरई 4 लेके आ रहे हैं, हमको वोट दीजिए, हम टीआरई 4 कराएंगे, हमको वोट दीजिए। लोगों ने वोट दिया, जैसे भी वोट आपने ले लिया। अब सरकार बन गई, 6 महीने चले गए, आप अभी तक खामोश बैठे हुए हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो आंदोलन कर रहे हैं, पूरी तरीके से हम लोग साथ हैं। सरकार को अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। इनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और ठोस रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन ऐसे में एक सवाल मेरे मन में अभी ये भी आया कि क्या अभ्यर्थियों के हित में आप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और अभ्यर्थियों को जीत दिलवाइएगा? बिल्कुल, हम लोग तो पहले भी किए हैं। अब मुख्यमंत्री फुल फ्लेजेड विश्वास मत लेकर के आए हैं, तो हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे, सम्राट चौधरी से मिलिएगा, और टीआरई 4 को लेकर के जल्द से जल्द बहाली भी हो, ये भी हमारा कंसर्न है। उसमें एज रिलैक्सेशन मिले, वो भी हम चाहेंगे, और साथ ही साथ डोमिसाइल की जो बात सरकार ने कही थी वो लागू हो, फेयर तरीके से बहाली हो, जल्द से जल्द हो। यही सब बात हम लोग मिल के कहेंगे। तो कब करिएगा मुलाकात? जल्द से जल्द करेंगे। जल्द से जल्द होगी मुलाकात, यानी कि अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं संदीप सर। टीआरई 6ठे चरण से आप शुरू कीजिए। हाँ। 6ठे चरण की जब बहाली हुई, उसके बाद टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ। चारों शिक्षक बहालियों में कौन सी ऐसी बहाली है जिसमें हम हस्तक्षेप नहीं किए? बिल्कुल, हमको भी याद है जी। बहाली करवाने से लेकर के बहाली फेयर तरीके से हो, बहाली में अगर कुछ गड़बड़ी बीच में होती है तो उसको ठीक करवाने तक हम लोगों ने बराबर प्रयास। गर्दनी बाग भी पहुंच जाते हैं, ट्विटर पर भी एक्टिव रहते हैं और लगातार हम लोगों से बात भी करते हैं और मुखर होकर बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसे में अब एक सवाल ये भी है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि शिक्षक भी बड़ा परेशान है, ट्रांसफर पोस्टिंग आज भी बड़ा मुद्दा बनी हुई है, और अब खबर ये आ रही है कि शिक्षा विभाग नई ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति लाने जा रहा है। क्योंकि पुरानी ट्रांसफर पोस्टिंग से जितना दुगना था, हाँ। जितना पैसा उगाही करनी थी इनको, वो उगाही कर चुके हैं। उगाही हुई है बड़े पैमाने पर शिक्षकों, हमें जानता हूँ, करीबी से जानता हूँ, बड़े पैमाने पर शिक्षकों से पैसे लिए गए। हम तो नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव आकर के पैसा ले रहे हैं, लेकिन पैसे से ट्रांसफर पोस्टिंग बड़े पैमाने पर हुई है लोगों की। ये सुनी सुनाई बात है या फिर मैं ये देखी अब प्रमाण जो लोग दे करके पैसा आया, वो सर्टिफिकेट थोड़ी देगा कि हम देखिए भाई हम दे के पैसा आए। लेकिन जैसे हुआ है क्या, कई सारे शिक्षक हैं, टीआरई 2 में हैं, टीआरई 1 में हैं, टीआरई 3 का तो अभी तक शुरू नहीं किया था। जो टीचर 3 जिले का 6 जिलों का विकल्प दे चुके हैं, उनके लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है, मतलब कोई बक्सर का व्यक्ति है, उसका सीमांचल में घर है, तो वो बक्सर में पोस्टिंग है, और किसी का बक्सर में पोस्टिंग है तो वो सीमांचल कराने वाला, तो इसको म्यूचुअल कर देने में क्या दिक्कत थी? तो म्यूचुअल विंडो तो खुला था, एक बार खोले ये लोग, नहीं सही बात है, खोले थे। म्यूचुअल खुला, म्यूचुअल में लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन उससे पहले कि वो और टीचर्स तक मैसेज जाता कि अप्लाई कैसे किया जाना चाहिए, तुरंत बंद हो गया, और बंद हो गया तो अभी तक खुल नहीं रहा है। तो बेगूसराय के टीचर को आपको दरभंगा रखने में, दरभंगा के टीचर को बेगूसराय रखने में क्या फायदा क्या है?
हम इसलिए चाह रहे हैं कि अगर सरकार को कुछ गंभीर करना है तो आप तो जितने लंबित हैं शिक्षकों के मामले, आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र का विंडो खोलिए तत्काल। जो लोग 3 जिला और 6 जिला का विकल्प दे चुके हैं उनको तत्काल आप सहूलियत के अनुसार कर दीजिए। TRE 3 का भी विकल्प खोल दीजिए, इनको भी दीजिए। खास करके जो लड़कियां हैं और बहुत दूर दूर पोस्टिंग है, हमारे जानने वाली एक लड़की है पूर्णिया में पोस्टिंग है, पूर्णिया, पटना से पूर्णिया, पटना से पूर्णिया पोस्टिंग है, कटिहार में लोग पोस्टिंग है। तो ये सब सरकार को अगर कुछ नया करना है तो आप एक पॉलिसी बनाइए। हम नहीं कह रहे कि आप सबको पंचायतों में दे दीजिए, अपने ही गांव में दे दीजिए, अपने गांव में मत दीजिए, लेकिन विद इन 25 किलोमीटर आप एक पॉलिसी अगर बना लेते हैं तो ये जो सुबह सुबह सड़कों पे आपको भीड़ दिखती है, ट्रैफिक का मामला दिखता है, ट्रेनें भरी रहती हैं टीचर्स के आने जाने से, 4 बजे शिक्षक हमारे उठते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, रात में पहुंचते हैं अपने घर, तो ये सारा जो क्राइसिस है ये बंद होगा और इससे एजुकेशन में सुधार होगा। तो आप 25 किलोमीटर में ही पोस्टिंग देंगे, अगर नहीं दिक्कत है तब 30 किलोमीटर पे जाएंगे। हम शौक से किसी को 400 किलोमीटर नहीं भेजेंगे जो सरकार कर रही है। ये कर इसलिए रही है ताकि इसके बहाने से फिर कुछ पैसे कमाए जा सके। इतना करप्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऊपर से लेकर के नीचे तक, इतना भ्रष्ट डिपार्टमेंट बिहार के अंदर कोई नहीं है। हम तो लग रहा है कि देश के अंदर सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट बिहार का शिक्षा विभाग। आप निकाल करके देखिए, कहिएगा तो हम सारा आंकड़ा डिटेल आप लोग को बता देंगे। चलिए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि बिहार में अब नई सरकार का गठन हो चुका है और बिहार के मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी हैं। उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, अब तो भला होगा ना? आशंकाएं भी ज्यादा हैं। आशंकाएं ज्यादा हैं। आशंकाएं ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है वो अद्भुत किस्म के झूठ फरेब पे डिपेंडेंट। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, अभी सम्राट चौधरी जी बिहार के सीएम हैं और एक बड़ा झूठ बोलने के लिए गांधी मैदान में महिलाओं की एक सभा में वो गए और उन्होंने वहाँ से इतना ज़्यादा झूठा दिखावटी महिला आरक्षण को लेकर के उन्होंने कहा। तो असल में उनका इच्छा नहीं भी हो सकता, क्योंकि उनको भी पता है कि 2023 में संसद से सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, तो महिलाओं के आरक्षण को लेकर के सारा पक्ष विपक्ष सब एक साथ था, पास हो गया वो। अब ये लोग जो कह रहे हैं, सम्राट चौधरी जी सदन के अंदर भी कह रहे थे कि ये लोग महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिए, हम तो महिलाओं के बड़ा शुभचिंतक हैं। ये असल में रिमोट से चल रहा है और ये रिमोट दब कहाँ से रहा है? मोदी शाह, गुजरात जी। तो बिहार से मजदूर गुजरात जा रहे हैं और बिहार की नीतियां अगर गुजरात से फिर तय होने लगेगी तो हम लोग को दिक्कत है। इसीलिए सम्राट चौधरी अगर बिहार के नए सीएम बने हैं, बीजेपी के पहले सीएम बने हैं, तो बिहार की परिस्थितियों को देखते हुए, बिहार की गरीबी को देखते हुए, बिहार के लोगों की भूमिहीनता को देखते हुए उसके अनुसार इनको कार्य करना चाहिए, ना कि ऊपर से रिमोट से जो ऑर्डर आ गया वही हम करेंगे। यूपी मॉडल का नकल करेंगे, यूपी में जिस तरीके से गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं हम बिहार में तोड़ना शुरू कर देंगे। ये नहीं होना चाहिए। बिहार में लगभग 45% जो लोग हैं वो लैंडलेस हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है। तो ये जो 45% लोग भूमिहीन हैं, इनके छोटे मोटे झोपड़ी को, घर को तोड़ के आपको क्या मिलेगा बिना इनको बसाए? कह रहे हैं अतिक्रमण है तो बुलडोजर तो चलेगा ना। तो बुलडोजर किनके ऊपर चलेगा? सबसे भूमिहीन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलवाइएगा। उस भूमिहीन को घर देने की गारंटी किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है। वो अब तक नहीं मिला, तभी तो वो भूमिहीन है और कहीं झोपड़ी बना कर रह रहे हैं। और जो बड़े बड़े लोगों का कब्जा है सरकारी जमीन पर, उसका क्या होगा? उस पर बुलडोजर तो नहीं चलेगा। आज तक एक बार भी हमने नहीं देखा। तो ये सरकार की पक्षधरता किस साइड में है, ये इसका सवाल है। आपको यही सबसे बड़ा सवाल लग रहा है बिहार के अंदर कि कोई गरीब कहीं बस कर, और 100 साल से लोग बसा हुआ है, उसको तोड़ने के बाद होगा? तो हम लोग विरोध करेंगे। विरोध करिएगा? निश्चित तौर से विरोध करेंगे, सड़क पे उतर के करेंगे, पहले भी किया। तो हम लोग नए सरकार से खाली यही चाहेंगे कि बिहार की स्थिति को देखते हुए, बिहार की गरीबी को देखते हुए, बिहार के इतिहास को देखते हुए ही कदम उठाए, गुजरात से संचालित ना हो। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि अपने बिहार में योगी मॉडल लागू नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे। बुलडोजर मॉडल तो ये भी, योगी मॉडल तो ये भी है कि अपने खिलाफ जितने भी केस हैं सबको अपने ही साइन से हटा दीजिए। यही योगी ने किया था। अब ये भी बैठ के यही करेंगे क्या कि इनके खिलाफ जितने केस हैं सबको अपने साइन से हटवा देंगे कि नहीं केस खत्म, डिसमिस हो गया?
तो योगी मॉडल तो बहुत कुछ है। सवाल है कि ये यूपी नहीं है, ये बिहार है। यहाँ पे माले बहुत जनता के बीच में एक बड़ी ताकत है, तो हम लोग तो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। अगर बिहार को कोई हिंदू मुसलमान पैटर्न पे डिवाइड करना चाहेगा, तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा, तो हम लोग लड़ेंगे। हम लोग तो तैयार हैं। यानी कि चुप नहीं बैठेंगे। चुप नहीं बैठेंगे। और अच्छा, एक और चीज हम देख रहे हैं, ये नीतीश चरित मानस जो लिखने की तैयारी बिहार के अंदर चल रही है, इतना गुणगान, उनके सारे कुकर्मों को, उनके सारे जो विफलताएं हैं उसको छिपा करके। नीतीश कुमार समाजवादी खेमे के वो व्यक्ति हैं जिनको इतिहास याद करेगा कि समाजवादी विचारधारा के दावा करने के बावजूद आप शुरू से आखिर तक बीजेपी के गोद में बैठे रहें और बिहार की सत्ता जो कभी भी बीजेपी के हाथ में नहीं जाने वाली थी, आपने उसको मुकुट थमा दिया बिहार का, सौंप दिया। ये समाजवादियों के इतिहास में एक कलंक के रूप में इस बात को लोग याद रखेंगे। विकास 20 साल में बिहार का विकास कैसे नहीं होगा भाई, जब साइंस और इसका क्रेडिट दीजिएगा ना, साइंस और तकनीक बढ़ रहा है। 20 साल से बिहार के जो 12 करोड़ 14 करोड़ की आबादी कमा रही है, उसका पैसा भंडार घर में जमा हो रहा है, सरकार के पास टैक्स के रूप में पहुंच रहा है। वो खर्च आप कीजिएगा नहीं तो आपके नेता कमाएंगे कैसे? तो वो होना ही था, स्वाभाविक था। देश में कहां सड़कें नहीं बनी, देश में कहां बिजली नहीं बना, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा के अंदर जो फंडामेंटल डेवलपमेंट चाहिए था, लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिए थी, ये नहीं बढ़ी। एजुकेशन के क्वालिटी में सुधार होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भले कुछ कुछ बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, कुछ बहाली कर दी, ब्रिज बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, रोड बना दिया, और फंडामेंटल क्राइम कंट्रोल कर दिया। कहने की बातें हैं, वो आप लोग भी पता है, आप लोग भी अखबार पढ़ते होंगे क्राइम कंट्रोल का मामले। तो एक परसेप्शन है, मीडिया उनका है, तो चल रहा है। लेकिन ये नीतीश जी का एक मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा का डायलॉग देने वाले व्यक्ति अंत में तो सरेंडर किए, पूरा जदयू सरेंडर की स्थिति में है। आगे आगे देखिए क्या होता है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। तो अब देखना होगा कि वाकई में बिहार में आगे आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।